प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल, दिन के 2:30 और कार्यक्रम किसान की बात। एक बार फिर से इस अंक के साथ हैं आपके साथ आपके दो दोस्त, मैं कोमल भारती और मैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, देखिए मौसम बदल रहा है और हम जानते हैं कि जो फसलें हैं उनका वातावरण का पर बहुत प्रभाव होता है। जब हमारा वातावरण बिगड़ता है तो उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इस समय खासतौर पर जो सर्दी बढ़ रही है इसमें पाला भी रात में पड़ता है। कई इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाला पड़ता है, तो इससे हमारी फसलें प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती हैं। तो इस विषय पर ही आज हमने आमंत्रित किया है कि फसलों को पाले से कैसे बचाएं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर MC सिंह जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। और इनसे बहुत सारी बातचीत तो हम करेंगे ही कार्यक्रम के दौरान। हमारे जहन में जो बहुत सारे सवाल हैं वो डॉक्टर साहब से उन सभी सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं वो इस विषय से संबंधित, यानी फसलों की पाले से सुरक्षा किस तरह से की जाए, इस विषय में अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 011-2342-1081 और 011-2342-1082, यानी 2342-1081 और 2342-1082 दोनों जाने पहचाने नंबर हैं हमारे दोस्तों के। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि पाला पड़ रहा है इस समय और हमारी फसलें खुले में खड़ी हुई हैं, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके ऊपर पाले का ज़्यादा प्रभाव होता है और कौन सी ऐसी हैं जो कि पाले को सहन कर सकती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जो आज हम देख रहे हैं तो शायद मौसम की सबसे ज़्यादा ठंडी इस सप्ताह में ही रहेगी। और जो हमारी फसलें हैं, आमतौर पर जो सब्जियों की फसलें हैं, फूलों की फसलें हैं और फलों की फसलें हैं, तो महत्वपूर्ण यह है कि जो फसलें अभी पुष्पन की अवधि में हैं, फ्रूटिंग की अवधि में हैं, उन पर जो पाले का प्रभाव है या अधिक ठंड का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जो फसलें अभी बढ़वार में हैं उन पर थोड़ा कम पड़ेगा। और इनमें जो सभी फसलें हैं वो पाले से या ठंड से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती हैं। इसमें काफ़ी फसलें ऐसी हैं जो उनको ठंड काफ़ी पसंद है। अगर कोल क्रॉप्स हम लें, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, लेट्यूस है, पार्सले है, ये जो टमाटर है, इस तरह की जो फसलें हैं वो ठंड से प्रभावित नहीं होती और उनको ठंड बहुत अच्छी लगती है, बशर्ते कि जड़ क्षेत्र में आवश्यक रूप से नमी का संचार हो। अगर नमी कम रहेगी तो ठंड का फर्क पड़ेगा, नमी बहुत ज़्यादा रहेगी तो भी ठंड का फर्क पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो जड़ क्षेत्र का तापमान है वो सामान्य की अपेक्षा वह भी गिर जाता है और उससे जो फसलों में पानी की कमी होने के साथ साथ जो जमाव हो जाता है पानी का, उससे उसकी सेल और टिश्यूज फट जाते हैं। तो यही हम देखते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद जो फसलों में एक तरह से उनके किनारे ब्राउन होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो वो ठंड के प्रभाव से ही होता है। तो इसके लिए अगर सावधानी बरतनी है तो एक सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है कि आवश्यक जो नमी है उसको बनाए रखें। अगर फसल में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, तो इसमें जो पानी है वो तापमान नियंत्रण का पौधे के शरीर में
बहुत ही कारगर उपाय है। लेकिन सर्दी में तो डॉक्टर साहब पानी वैसे ही कम उड़ता है, तो क्या किसान भाई रोजाना उसमें पानी लगाएंगे सब्जी वगैरह? हाँ, देखिए, अगर जैसे कि हम आधुनिक सिंचाई पद्धति की बात करते हैं, जो फ्लड इरिगेशन को हम देखें तो उसकी अपेक्षा जो ड्रिप इरिगेशन प्रणाली है उसमें बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में पानी देना भी बहुत ही सुगम होता है। या जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर्स हैं, तो थोड़ा सा अगर हल्का पानी कर देंगे, सिंचाई कर देंगे, तो उसमें बहुत ही आवश्यक जो नमी है वो बनी रहेगी और जो रात को तापमान गिरता है उससे ठंड से पौधों को बचाव हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा होगा कि एक और जो आधुनिक पद्धति है ठंड से बचाने के लिए, जिन किसानों की फसल, जैसे आप देखते हैं कि कई बार किसानों की रोपाई देर से होती है, तो प्राय पौधे छोटे होते हैं और उन छोटे पौधों के आसपास का जो क्षेत्र है वो थोड़ा खाली होता है और इस वजह से वहां ठंड का प्रभाव पड़ने लगता है। तो आपने देखा होगा कि एक पॉली टनल, प्लास्टिक टनल चढ़ा देने से ये पौधे ठंड से बच जाते हैं, और ना कि ठंड से बच जाते हैं, लगातार जो 1 से 1.5 महीने की ठंड है उससे इनका बचाव हो जाता है और उसके अंदर ये बढ़े हुए तापमान की वजह से प्राकृतिक रूप से सतत वृद्धि करते रहते हैं और ये पौधे स्वस्थ बने रहते हैं। नहीं, आपने टनल की बात की, ये भी जानना चाहेंगे कि ये टनल किस प्रकार से बनाई जाती है? हाँ, देखिए, जो लोहे की बहुत पतली सी तार होती है एक, जिसको 3 mm की या 4 mm की हम ले सकते हैं, और इसको अगर 1.5 मीटर का एक टुकड़ा काट लें, इसी प्रकार से अन्य टुकड़े भी काट लें और 4 मीटर की दूरी पर इसको लगाते चले जाएं और इसके ऊपर से पॉलीथीन की टनल बना दें, जिसके दोनों सिरे हल्की मिट्टी से दबा दें और जिस तरफ से हवा का संचार होता है उसके विपरीत दिशा में नीचे जो बीच का, जो ढलान का बीच वाला हिस्सा है, वहां पर एक छोटा सा 4 से 5 इंच का एक छेद बना दें, जिससे कि जो अंदर जो हवा का तापमान बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन होगा, वो नहीं बन पाएगा और वो जो गर्मी है वो एकदम से बाहर निकल जाएगी। तो वायु का संचरण होता रहेगा और पौधा ठंड से बचा रहेगा। तो इसमें देखते हैं कि अगर पाला तो क्या, अगर बर्फ भी पड़ जाए तो पौधे को नुकसान नहीं होगा। तो ये तो मेड़ के ऊपर संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल, मेड़ के ऊपर संभव हो जाएगा और बिना मेड़ के भी संभव हो जाएगा, बशर्ते कि वहां पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था हो। अगर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था नहीं है तो किसान उसको मेड़ पर रोपाई करके लगाकर उसके ऊपर से टनल लगा सकते हैं और जैसे ही मौसम अनुकूल हो उस टनल को वापस निकाल सकते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे कि कुछ फल वाले वृक्ष हमारे साथियों ने लगाए होंगे, उनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फल वाले वृक्ष हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि उनमें नमी बनाए रखें और अगर हो सके तो जो पौधे का जड़ क्षेत्र है उसकी जो जड़ क्षेत्र की जो परिधि है लगभग 1.5 मीटर के व्यास की, उसको एक पुआल या पॉलीथीन या घास के टुकड़ों से अच्छे से आच्छादित कर दें, ढक दें, जिसको हम मल्चिंग कहते हैं। तो इस मल्चिंग की वजह से उस जड़ क्षेत्र का तापमान कम नहीं होगा और इससे पौधे का बचाव हो सकेगा। जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कोमल शाखाएं होती हैं, वो उनसे बचाव के लिए चाहें तो एक ऐसा स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि ठंड का तापमान कम होगा। तो इसके लिए बहुत सारे केमिकल आते हैं, जैसे हेक्साकोनाजोल वगैरह हैं, तो वो एक हल्की सी लेयर बना देते हैं और उससे जो पौधे का गिरता हुआ तापमान है पत्तियों का, वो पत्तियां उसको बचा लेती हैं, यानी उनकी क्यूटिकल थोड़ी हार्ड हो जाती है और जो पानी का वो है जमाव उसमें नहीं हो पाता है। कई बार जो होते हैं छोटे फल वृक्ष होते हैं, उनको लगाते हैं हमारे किसान भाई, उनको भी ढकने का इंतजाम हो जाता है? हाँ, छोटे पौधों को एक तरह से जो घास की पलवार होती है उसको उतनी ऊंचाई तक बांधकर ढक सकते हैं, लेकिन जो बड़े पौधे हैं उनकी मल्चिंग आप कर दें तो ये पौधा भी बच जाएगा और जो छोटा पौधा है उसके लिए तो आप थोड़ी टनल भी बना सकते हैं, वॉकिंग टनल भी बना सकते। तो प्राय ये देखा गया है कि जहां पर ज्यादा संभावना होती है पाले की, अगर वहां थोड़ा सा धुआं कर दें, जैसे आज रात को पाला गिरने की या कम तापमान होने की संभावना है, तो अगर वहां पर थोड़ा सा कुछ जला के थोड़ा धुआं कर दें, तो आप तो देख रहे हैं कि धुआं करने से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो अगर इसको ना करें तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर धुआं कर देंगे तो ये जो पाला गिरता है वो नहीं गिरेगा, क्योंकि जो हवा में जो कण होते हैं पानी के, वो धुएं के कणों पर कंडेंस हो जाएंगे और ये पाले का प्रभाव उस तरह से नहीं पड़ेगा।
अच्छा, हमने सब्जियों की बात करी और फल वृक्षों की बात करी। इसके अलावा कुछ खाद्यान्न की फसलें भी हमारे खेतों में हैं, दलहनी फसलें भी हैं, उनके बचाव के लिए क्या करें? हाँ, अधिकतर जो फसलें हैं, जो खाद्यान्न की फसलें हैं, प्राय उनको बहुत ज्यादा पाले से प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप गेहूं को देखें तो गेहूं में फिर मैं वही कहूंगा कि जो आवश्यक रूप से नमी है उसको बनाए रखें। और इस समय जो गेहूं की बढ़वार है, जिन्होंने देर से बोया है उसमें टिलरिंग होती है, जिन्होंने पहले बो चुके हैं तो उनमें काफी जो गांठें आ गई हैं बढ़वार की। और जो आप देखते हैं कि अगर ये फसल घनी है हमारी तो इस पर प्रभाव कम होगा और नमी की मात्रा बनाए रखने से इसको बचाया जा सकेगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानकारियां लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए पूछते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। सवाल हमारा ये है कि सर्दियों में हमारी पैदावार में कमी आती है। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो फसल पर ठंड का प्रभाव है उसकी वजह से इनकी पैदावार कम होती है। जी। अगर मान लीजिए, जैसे अभी इनकी बात मेरे को समझ में आई कि 40 कुंटल की जो पैदावार है, तो मुझे लग रहा है कि ये गेहूं की बात कर रहे हैं। आवश्यक है कि जैसे गेहूं की फसल है तो इसमें आप देखते हैं कि अगर सह फसली फसल करेंगे तो इनको काफी हद तक बचाया जा सकता है। अगर जैसे मैं किसानों के लिए बताऊं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सह फसल होती है गेहूं में सरसों, और सरसों गिरते हुए तापमान से बहुत कम प्रभावित होती है। तो जो सरसों हम थोड़ी थोड़ी दूर पे लाइनें लगाते हैं गेहूं के खेत में, उससे क्या होता है कि जो हवा का आवागमन है उसको रोका जा सकता है और जो फसल है उसको काफी पाले से और ठंड से बचाया जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर इनकी फसल थोड़ी अगेती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा इसमें प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सही किस्में इन्होंने इस्तेमाल की हैं, जैसे अगेती, मध्यम और पिछेती किस्में होती हैं, तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि अगर अगेती बोए जाने वाली किस्में हैं, अगर उनको हम देर से बोएंगे तो निश्चित रूप से उनको कम तापमान से प्रभावित होती हैं और उनकी बढ़वार कम होने के अनुरूप उनकी फसल में पैदावार कम होती है। निश्चित रूप से जो जिस अवधि की किस्म है उसको उसी समय से लगाएं और पर्याप्त नमी बनाए रखें। इस समय जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही हो तो निश्चित रूप से आपको जो नुकसान होने वाला है उससे बचाव हो सकेगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि अपने सवाल का जवाब अनूप कुमार जी को मिल गया होगा और डॉक्टर साहब से बातचीत और भी चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक लेते हैं छोटा सा अंतराल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और आज हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं फसलों की पाले से किस तरह से आप सुरक्षा कर सकते हैं, और इस विषय पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर मामचंद सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब से तो बातचीत चलती ही रहेगी हमारी, लेकिन इस बीच में हम आप सभी को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो आप सीधे हमें टेलीफोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 011-2342-1081 और 011-2342-1082। कार्यक्रम का और भी मकसद होता है कि बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें साथियों। तो चलिए आज आपको एक बार फिर से सुनाते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से हम आपको उनके अनुभव साझा कराते हैं। हमारा नाम गंगाराम चौहान है और एक नवाचारी हैं। हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी हैं। अटल इनोवेशन मिशन के लगभग 2 साल से हम लाभार्थी हैं और इसमें
नवाचार ही करते हैं और इसकी सुविधा का हम लाभ ले रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। मेरठ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, MIET, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। उसी में ACIC MIT मेरठ फाउंडेशन बना हुआ है, उसी में हम लाभ ले रहे हैं। जितने भी नवाचार होते हैं तो वहाँ पर रख करके बहुत सारे नवाचार हमने किया है, वहीं पर हम रहते हैं। वहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल दिया गया है, मेस दिया गया है और रहने खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं हैं। हमको मानदेय भी अच्छा खासा दिया जाता है। हमको नवाचार करने के लिए सबसे पहले जो मटेरियल चाहिए वो लिख करके मिल जाता है, मटेरियल मार्केट से आ जाता है। फिर जो सहायक होते हैं उनको जो जो जॉब हम देते हैं वो लोग जॉब बना के लाते हैं। हम फिर उसको असेंबलिंग करते हैं। टेस्ट करने के बाद जो सफल हो जाता है तब फिर उसकी कागजी कार्रवाई होती है, उसका पेटेंट होता है। फिर उसको मार्केट में लाने के लिए हमको पैसे से सहायता मिलती है ताकि उसको मार्केट में लाया जाए। अभी हमने एक साइकिल से चलने वाली वॉशिंग मशीन बनाई है, ध्यान में रख करके कि हर व्यक्ति यानी कि बच्चा भी अपना कपड़ा धुल ले, घर के कोई भी सदस्य, पुरुष स्त्री बूढ़े बच्चे को कपड़ा धुल लीजिए, मैनुअल चलता है। ये नवाचार हम बड़े पैमाने पर भी किए हैं ताकि जो वर्ग है वो भी अच्छे से अच्छे कपड़ा धुल ले और मानव श्रम पर धुल ले, उसमें कोई बिजली न लगे। घरों में जो बड़े बड़े कम्बल धुलाई और सब होते हैं वो भी आसानी से धुले जाते हैं। यही ध्यान में रख करके हमने बनाया। फिर आटा चक्की जो बनाई थी उसमें हम पूर्ण रूप से सुधार वहीं किए हैं, ACIC में ही मिल करके किए हैं। हमारे नवाचार के ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास नवाचार होंगे उसको करते रहेंगे तब तक हमारी नियुक्ति रहेगी और मानदेय अच्छा खासा मिल जाता है ताकि ये लगे कि हाँ एक नवाचारी को सम्मानजनक रकम मिलती रहे। बहुत शुक्रिया इसलिए कि हम जैसे नवाचारियों को अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। लोकल व्यक्ति हैं जिसके अंदर नवाचार का हुनर है, गुण है, आइडिया है, वह भी नवाचार करे। बहुत दिनों से हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी। अटल इनोवेशन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, इसमें जो नवाचारियों को नवाचार का प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। आपका डॉक्टर साहब कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है जी। हम बात कर रहे थे फसलों का पाले से बचाव। अभी दलहनी फसलों की बात हुई, खाद्यान्न फसलों की बात हुई। अब कुछ हमारे ऐसे भी पौधे हैं जो फूलों वाले फसलें हमारे किसान भाई उगाते हैं, कुछ सजावटी पौधे भी होते हैं, क्या वो भी इससे प्रभावित होते हैं? जी बिल्कुल, जो फूलों के पौधे हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें कि जैसे गेंदा है, गुलदावदी है, ग्लैडुलस है, इन पर प्रभाव पड़ता है लेकिन हमें काफी ठीक से दिखाई नहीं देता। उसका कारण यह है कि जो फसलें हैं वो प्रभाव को काफी हद तक ओवरकम कर लेती हैं। 2-4 दिन के बाद उनका प्रभाव अपने आप कम कर लेती हैं, लेकिन कुछ फसलें हैं जो इस प्रभाव को कम नहीं कर पाती हैं जी। तो अगर हम एनुअल्स की बात करें कि जो एनुअल्स हैं, अगर हमने पौधे हैं, हाँ वार्षिक पौधे हैं, अगर हमने वो लगाए हैं तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनका बचाव करके रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तो प्रकाश की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे क्रोटन है, कोलियस है जी। तो एक तो वो क्लोरोफिल नहीं बना पाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, ऊपर से ठंड हो जाती है। तो इस समय जैसे मैंने बताया कि या तो उनको रात के समय ढकने का प्रबंध करें, या फिर अगर गमलों में पौधे हैं या उस तरह से हैं तो उनको आप कहीं ऐसी जगह रख दें जहां पर नमी ऊपर से न गिरती हो, आसमान से खुला ना होना चाहिए, उस तरह से कर लें, जैसे शेड नेट के अंदर। हाँ, तो अगर जो काले रंग का एक शेड नेट होता है, अगर उसको लगा देंगे तो निश्चित रूप से एक तो उसमें गर्मी बनी रहती है और दूसरा जो ऊपर से ठंड पड़ती है उसका प्रभाव कम पड़ता है। और अगर जैसे व्यावसायिक रूप से किसी किसान ने फसल लगाई है तो उसमें सुनिश्चित करें कि जो मल्च है, वैसे तो सभी क्षेत्रों में पाले का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जहां थोड़ी सी ड्राई सॉइल होती है, ड्राई मिट्टी होती है, या जो भूमि है उसमें क्षारीयता ज्यादा होती है, लवण ज्यादा होते हैं, तो वहां पर इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो मल्च होती है उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे मल्च के 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको नमी का संरक्षण करती है मल्च, दूसरा जड़ क्षेत्र में उसका तापमान भी 3 से 4 डिग्री बढ़ा देती है रात के समय में। तो जब जड़ क्षेत्र का तापमान बढ़ा रहता है तो ये फसल
प्रभावित कम होती है पाले से अथवा ठंड से, तो इसको थोड़ी सी नमी के साथ हम मैनेज करेंगे मल्च लगाकर, तो इस फसल को काफी हद तक बचाया जा सकता है और अच्छी पैदावार भी ली जा सकती है। और कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज की फसलों की पाले से किस तरीके से आप सुरक्षा कर सकते हैं, और इस विषय पर हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जो कि हैं डॉक्टर MC सिंह, और ये है प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब से और भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और बातचीत तो हो रही है कार्यक्रम में कि फसलों की पाले से आप किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक बात और जानना चाहेंगे कि व्यावसायिक तौर पर कई भाई फूलों की खेती कर रहे हैं, तो पाले के असर से क्या फूलों के उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा। और जैसे आपने व्यावसायिक खेती की बात की, गुलाब की खेती व्यावसायिक तौर पर किसान लोग करते हैं। इसमें खुले फूलों का गुलाब भी होता है, और जो अच्छे वाले फूल हैं शोभा के लिए होते हैं, कट फूल जिनको कहते हैं, उनकी खेती वैसे तो प्राय पॉली हाउस अथवा संरक्षित खेती में होती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ खुले मैदान में उगाया जाता है गुलाब, जिसको जैसे अर्जुन है, ग्लैडिएटर है, और प्राय इसका फूल भी अच्छा होता है। और वैसे तो इसके पौधे ठंड को सहन कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो नई शाखाएं होती हैं उन पर उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो इस समय अगर किसी के पास गुलाब की फसल है तो अधिकतर जो फसल है वो इस समय तक कट जाती है, फूल कट जाते हैं, उसके बाद इसकी प्रूनिंग का समय हो जाता है। तो जो कलकतिया गुलाब है उसकी प्रूनिंग का ये बहुत ही अच्छा समय है। तो इस समय फूल ना लेने की बजाय पौधे को कट लगा देना चाहिए। कट से मतलब होता है कि जो ऊपर की सभी शाखाएं हैं उनको प्रूनिंग करने के बाद में इसकी विंटरिंग कर देनी चाहिए, ताकि 20 से 25 दिन का जो ये ठंड का समय है इसको पौधा बहुत एंजॉय करता है कटने के बाद में। और इसमें 20 से 25 दिन के बाद फिर से इसमें कल्ले फूटने लगते हैं, बढ़वार आती है, और मार्च तक आपको दूसरी फसल बहुत तेजी से और अच्छी मिल जाती है। तो इस समय जो प्रबंधन है, जो शाखाएं काटी हैं उनकी सफाई कर देनी चाहिए, जड़ क्षेत्र में गुड़ाई करके इसको दबा देना चाहिए, और जब भी 3 हफ्ते के बाद में इसकी गुड़ाई करके इसमें खाद मिलाकर इसकी सिंचाई कर देंगे। तो ये एक तो जो फसल प्रभावित होने वाली थी ठंड से वो समय निकल जाएगा, और जब हमें फरवरी मार्च में अच्छे फूलों की आवश्यकता होगी तो वो अच्छी फसल फिर से आ जाएगी, जो कि एक फसल अक्टूबर नवंबर में आ चुकी है, दिसंबर में आ चुकी है, और एक फसल हमें फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत अच्छी मिल जाएगी इसकी। तो इस तरह से जैसे ग्लैडुलस है, तो आमतौर पर ग्लैडुलस तो बहुत ठंडी जगह की फसल है, तो उसमें बहुत ज्यादा ठंड और पाला पड़ने से जो बर्ड हैं उन पे ब्राउन धब्बे से हो जाते हैं, यानी ड्राइनेस साल। तो इस अवस्था में यह करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो रिजिस पर बोई जाती है, तो नमी की आवश्यकता उसको पूर्ति करते रहें। दूसरा, इसमें बीच बीच में 2 दिन के अंतराल पर एक हल्का सा नॉर्मल पानी का स्प्रे कर दें, जिससे कि ये तरोताजा हो जाएंगी, और उसके बाद जो ठंड का असर है
इनसे निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारियां दी और बहुत सारे सवालों का जो जवाब है हमारा दिया। बहुत सारे हमारे श्रोता थे जिनके मन में बहुत सारे सवाल थे, उनके सवालों का जवाब भी उनको मिला होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ तो जुड़ने वाले सभी हमारे श्रोताओं का जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो है हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, लेकिन चलने से पहले बता दें कार्यक्रम कैसा लगा। इसके लिए आप अपनी फीडबैक भेज सकते हैं kkbongold@gmail.com पर। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम किसान की बात से मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा